यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एक लड़के को आईपीएस का कैडर मिलता है और पहली पोस्टिंग होती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। थाना मिलता है फूलपुर और 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए उस लड़के को भेजा गया था थाने में, थानेदार के रूप में। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इस तरह से लगातार वो आता तो था थाने, लेकिन कोई फरियादी थाने में शिकायत लेके नहीं आता था। इस बात को लेकर तीसरे चौथे दिन वो थानेदार खुद परेशान हो जाता है कि यहाँ पर कोई फरियादी क्यों नहीं आता, क्या बात है। तो सबके सब लोग गोल मोल जवाब दे देते हैं। 5वें दिन शाम को ड्यूटी पूरी करके जब वो आईपीएस ऑफिसर अपने सरकारी आवास पर जा रहा था तो तभी उन्हें देखते हैं कि थाने से 50 मीटर की दूरी पर एक चाय की टपरी होती है, वहाँ पर 20-22 लोग खड़े हुए थे। वो अपनी गाड़ी साइड में लगाते हैं, सीधा पहुँच जाते हैं उन्हीं लोगों के पास और जाकर कहते हैं कि भाई यहाँ क्यों खड़े हो, क्या बात है, क्यों भीड़ लगा रखी है। तभी उनमें से एक बुज़ुर्ग आदमी कहता है कि साहब हम तो थाने में मिलने आए थे थानेदार साहब से। एक इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि एक नया आईपीएस ऑफिसर आया है, जब तक वो थाने में रहेगा तब तक कोई नहीं आएगा, उनके जाने का ही इंतज़ार कर रहे हैं, जब वो जाएंगे तब आएंगे। वो कहते हैं कि मैं ही वो आईपीएस ऑफिसर हूँ और चलो थाने, जो भी शिकायतें हैं आप मुझसे बताओ। उन सभी फरियादों की शिकायतों को सुनने के बाद जिस इंस्पेक्टर ने उन्हें रोका था उनको कड़ी फटकार लगाई जाती है, समझाया जाता है कि आइंदा भविष्य में इस तरह के काम मत करना। और यहाँ से एक ज़िंदगी की नए सफ़र की शुरुआत होती है। और ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे अनुभव, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ थीं जो उस आईपीएस ऑफिसर की ज़िंदगी में गुजरे थे। आज की तारीख में वो आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है अशोक कुमार, जो कि उत्तराखंड प्रदेश के डीजीपी के रूप में अभी काम कर रहे हैं, यानी कि उत्तराखंड प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी से जुड़ा एक किस्सा है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस किस्से को उन्होंने जब पहली बार सुना था वो खुद सन्न रह गए थे। उम्मीद करता हूँ इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सन्न रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है शाहजहाँपुर। और इसी शाहजहाँपुर में आईपीएस ऑफिसर अशोक कुमार बतौर एसपी, पुलिस अधीक्षक, कप्तान के रूप में जब तैनाती पाए थे तो रोज़मर्रा की तरह यहाँ पर 100, 150, 200 लोग शिकायतें लेकर आया करते थे। एक दिन एक 25 साल की महिला जिसने सूती साड़ी पहनी हुई थी, रंग उसका पीला था, वो जैसे ही दरवाज़ा खोलकर उस ऑफिस के अंदर प्रवेश कर रही थी, उसने सबसे पहले अंदर आते ही कहा, साहब मैं बहुत बड़ी विपदा में हूँ, परेशानी में हूँ, क्या आप मेरी 5 मिनट बात सुन सकते हैं। आईपीएस ऑफिसर ने जो उसके मुंह से निकले हुए एक एक शब्द थे, बड़ा प्रभाव था उनके अंदर। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है मैं सुनूंगा, बैठ जाइए। उसे एक गिलास पानी पिलाते हैं और पानी पीकर वो महिला, इससे पहले कुछ बोलती, वो समझ जाते हैं कि बहुत दूर से आई है। इसके हाव भाव देखकर लग रहा है किसी मजदूर परिवार की ये महिला है, लेकिन बात रखने का जो इसका तरीका है वो बिल्कुल अलग है। वो महिला जब अपनी बात रखती है वो कहती है कि हमारे गाँव में चुनाव था अभी कुछ दिन पहले। सभी लोग अपने अपने तरीके से चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ग्राम प्रधानी के कोशिश कर रहे थे। कोई शराब पिला रहा था, कोई मिठाई बांट रहा था, कोई पैसे बांट रहा था। हर तरह से, हर तरह के प्रभाव में लेकर लोगों से वोट की अपील की जा रही थी। गांव का सबसे बड़ा दबंग व्यक्ति घर में आता है और आने के बाद बोला कि वोट मुझे ही देना, अगर वोट मुझे नहीं दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो चला गया। वोट पढ़ते हैं। वोट पढ़ने के बाद जब हार जीत का फैसला होता है तो पता चलता है कि वो दबंग व्यक्ति ही छोटे से मार्जिन से जीत जाता है, जीत हासिल कर लेता है। उसे खुशी मनानी चाहिए थी, लेकिन उसने जब वोट खोल रहे थे तो अपने साथियों से बोला कि कहाँ कहाँ से वोट मिले हैं और कहाँ कहाँ से वोट नहीं मिले हैं, इसका पता कर लगाने में जुट जाओ। अब उनका पता लगा रहे थे। पता लगाते लगाते ये भी पता चल जाता है कि उस महिला के घर जो गए थे, वो महिला जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास है, उसने वोट नहीं किया क्योंकि उसके मोहल्ले से गुल्लक में एक भी वोट नहीं निकला। अब प्रधान परिवार के 4 लोग लठ लेकर सीधा उस महिला के घर में जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। और इत्तेफाक की बात यह थी कि जो उस महिला का पति होता है राजमिस्त्री, उस दिन वो काम पर नहीं गया था। उस महिला का ससुर बूढ़ा आदमी था, वो भी मौके पर था। 4 दबंग लोग प्रधान सहित आते हैं और उसके पति को रस्सियों से बांधते हैं और सीधा थमले से बांध देते हैं।
ससुर होता है उसको भी थमले से बांध देते हैं। जब ये सब काम कर रहे थे तो वो महिला बार बार जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या बात है। तभी उनमें से एक याद दिलाता है कि तुमने वोट नहीं किया था, ये हमने पता कर लिया है, इसकी हमारे पास पूरी जानकारी है। तो वोट नहीं दिया तो तुम इन्हें क्यों बांध रहे हो, क्या बात है। बोलिए अभी देखते जाओ कि होने वाला क्या है। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया जाता है। आंगन का ये सीन था और उस महिला ने जब जोर जोर से चीखना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, तो जो आसपास के घरों के लोग थे वो अपनी अपनी छतों पर आ जाते हैं और वहाँ से उस दृश्य को बखूबी अपनी आंखों से देख रहे थे। इसके बाद उन चारों ने उस महिला के एक एक कपड़े को उसके तन से अलग कर दिया और अलग करने के बाद बारी बारी से उसके साथ बलात्कार कर रहे थे। पहला, दूसरा, पति और ससुर दोनों बंधे हुए हैं और वो अपनी आंखों से अपने ही घर की बहू के साथ इस तरह का कृत्य होते हुए देख रहे थे। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, रहम की भीख मांग रही थी। जहाँ जहाँ तक उसकी आवाज़ जा सकती थी वहाँ वहाँ तक चीख चीख कर उनसे मदद की गुहार लगा रही थी। कोई सुनने वाला नहीं था। आवाज़ सबके कानों में जा रही थी, कोई मदद करने वाला नहीं था। आवाज़ वहाँ तक भी गई जिसके पक्ष में उसने वोट किया था, उसने भी नहीं सुना। वो व्यक्ति भी वहाँ तक नहीं आते हैं और चारों जने बारी बारी से उस महिला के साथ ऐसा ही गंदा घिनौना कृत्य करते हैं, काम करते हैं। जब उनका मन भर जाता है, मन भरने के बाद वहाँ से वो दरवाज़ा खोलते हैं और चले जाते हैं। जाते जाते उनमें से एक व्यक्ति फिर वापस लौट कर आता है और कहता है कि सुनो, जो यहाँ पर हुआ है इस बात को कभी थाने में बताने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर से ऐसा होगा और फिर से नहीं, बार बार ऐसा ही होता रहेगा। कोई कुछ कर नहीं पाएगा, कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। यहाँ से ये चारों के चारों सीधे गांव में वो लठ लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि देखो, उसने हमें वोट नहीं किया था, उसका हमने क्या हश्र किया है, कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, यकीन ना हो तो फला व्यक्ति से पूछ लेना। अपनी इस बहादुरी के किस्से वो गांव में गलियों में जाकर बता रहे थे। अब किसी की क्या मजाल थी कि कोई उनके सामने बोल पाता या कुछ कर पाता। पूरे गांव में ऐसे ही रौब गालिब करते हैं। प्रधान के परिवार के वो दबंग लोग लठ लेकर जहां भी घूमते थे, फिर किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती थी। अब ये बात उस घर की दहलीज से निकलती हुई दूसरों के माध्यम से पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। वो महिला बहुत ज़्यादा परेशान थी, रो रही थी, बिलख रही थी। अपने पति, अपने ससुर को उसने आज़ाद किया जो बंधन में बंधे हुए थे, और तीनों के तीनों अब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या फ़ैसला लें, क्या करें, क्या ना करें। तभी वो महिला कहती है कि थाने चलना है अभी के अभी और जाकर इस प्रधान के खिलाफ, इन चारों के खिलाफ शिकायत करनी है। मैं तो शांत नहीं रहने वाली। जब बात पति और ससुर को ये पता चलती है कि थाने की बात कर रही है तो वो घबरा जाते हैं, कहने कि हम अभी ही कुछ नहीं कर पाए तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, पुलिस हमारी सुनने वाली नहीं है। सच बता रहे हैं, वहाँ नहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हुआ है उससे भूल जाओ। हम गरीब लोग हैं, राजमिस्त्री हैं, लोगों के घर बनाकर मजदूरी कर कर अपने घर का, परिवार का भरण पोषण करते हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। वो महिला रात भर उनको मनाती है, रात भर उनकी रिक्वेस्ट करती है अपने ससुर, अपने पति की, लेकिन डर की वजह से वो कहीं नहीं जाते। अगला दिन निकलता है और उस महिला ने कहा कि तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं जाऊंगी। वो महिला थानेदार के पास जाती है और थानेदार के पास जाने के बाद एक एप्लीकेशन देती है और कहती है कि गांव के प्रधान ने मेरे साथ ये कृत्य किया है। प्रधान की इस शिकायत को थानेदार गंभीरता से लेता है और प्रधान के सहित उन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मुकदमा दर्ज हो जाता है और दर्ज होने के बाद उन्हें सभी को वो जेल भेज देता है थानेदार। ये जेल चले जाते हैं। अभी 6 महीने का समय पूरा ही नहीं हुआ था कि इन्होंने वकीलों से तिगड़मबाजी कर कर अपनी साठ गांठ करके जैसे भी था वो गैंगरेप का मुकदमा, उसमें ज़मानत ले लेते हैं और ज़मानत लेने के बाद फिर आ जाते हैं और आने के बाद फिर वही लठ लेकर गांव में घूमते रहते हैं। कहते हैं कि तुमने हमारा क्या बिगाड़ा है, अभी देखो क्या होने वाला है, क्या होगा। उस महिला के घर की दहलीज पर जाते हैं कि तुमने हमें जेल भिजवाया था, देख लेना इसका बदला बहुत जल्दी लिया जाएगा। महिला भी घबराई हुई थी, इसका पति भी घबराया हुआ था, ससुर भी घबराया हुआ था। करें तो क्या करें, घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो मजदूरी नहीं मिलेगी और पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए घर से बाहर निकलना ही था। यहाँ से उसका पति जब राजमिस्त्री का काम करने के लिए शहर जाया करता था, एक दिन जब वापस लौट कर आता है तो पता चलता है कि उसकी पुलिस वाले तलाशी ले रहे थे।
तलाशी लेते लेते उसकी गद्दी के अंदर, जो साइकिल की गद्दी जिससे बैठ कर चलाते हैं, उसके पीछे एक पुड़िया बंधी हुई थी। उस पुड़िया को खोला जाता है तो पता चलता है कि उसके अंदर चरस था, गांजा था। चरस गांजा देखने के बाद पुलिस वाले उसको हिरासत में लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज देते हैं। जब इसका पता निकाला जाता है तो पता चलता है कि प्रधान ने अपनी ही बिरादर के दरोगा से संपर्क करने के बाद उसको कुछ पैसे देकर और उससे एक ऐसा केस बनवाया ताकि उसका पति जेल में चला जाए। उस महिला के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि उसकी जमानत के लिए अर्जी भी दे दी। रोज का कमाना था, रोज का खाना था। सुबह का खाना बन जाए तो शाम के खाने की चिंता होती थी, शाम का बन जाए तो सुबह का खाना कैसे बनेगा इसकी चिंता होती थी। अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में पति जेल चला जाता है। वो महिला दर दर की ठोकरें खाती है, पुलिस वालों को सारी बात बताती है कि अभी हाल ही में जो गैंगरेप हुआ था उसके बदले में इन्होंने मेरे पति के साथ ऐसा किया है, ये सब झूठा है। डीएसपी के पास जाती है, इनकी क्षेत्रीय अधिकारी के पास जाती है, उनसे अपनी बात रखती है, लेकिन क्षेत्रीय अधिकारी भी नहीं सुनता। वकील के पास जाती है, लेकिन वकील कहता है कि फीस लगेगी, पैसे थे नहीं, करे तो क्या करे। एक एक दिन गुजरने लगता है और 45 दिन बीत जाते हैं, उसके पति का जेल से निकलने का कोई रास्ता तय ही नहीं हो पाता है। वो महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, सोच में पड़ जाती है, करे तो क्या करे, समझ नहीं आता। उसके बाद उस महिला के किसी ने कान में फूंका कि एक नए कप्तान आए हैं जिनका नाम है अशोक कुमार, तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। वो महिला एसएसपी के दफ्तर में जाती है और जाकर ये पूरा वाकया बताती है। एसएसपी ने जब पूरा वाकया सुनने के बाद एसएसपी सन्न रह जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, गीली हो जाती हैं कि अभी भी गांव में आज़ादी के बाद जंगल राज है। 1997 में ये हालत है, क्या होगा इस देश का। ये सोच ही रहे थे। उन्होंने अपने दरोगा को बुलाया, दरोगा को बुलाने के बाद कहा कि इसकी पूरी बात सुनो और एक एक बात जो ये बोल रही है उसको टाइप करो, लिखो और एफआईआर दर्ज करो। अब एफआईआर तो पहले ही दर्ज हो चुकी थी, लेकिन वो शिकायत थी, वो लिखा और लिखने के बाद उस शिकायत को 2 पन्नों में डिवाइड कर दिया। एक पन्ना क्षेत्रीय अधिकारी यानी कि डीएसपी के पास भेजा और दूसरा पन्ना एलआईयू के पास भेजा, जो लोकल इंटेलिजेंट यूनियन होती है। पुलिस का एक ऐसा विभाग होता है जो सादा वर्दी में रहकर अपना काम करता है। दोनों शिकायतें, दोनों पत्र अपने अपने गंतव्य की ओर चलते हैं। एलआईयू अपना काम कर रही थी, डीएसपी के पास वो पत्र पहुंचता है। डीएसपी ने उस पत्र को रिमार्क करते हुए सीधा थानेदार को भेज दिया और थानेदार ने उस पत्र को रिमार्क करते हुए सीधा दरोगा को भेज दिया। और दरोगा कोई और नहीं, वही दरोगा था जिसने चरस लगाकर उसके पति को जेल भेजा था। अब यहाँ से दरोगा ने मामले की जांच की और 3 दिन में जवाब देना था इस पूरे मामले का। एसएसपी ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया था। दरोगा ने अपनी रिपोर्ट लगाई, थानेदार को दी, थानेदार ने रिपोर्ट लगाई और डीएसपी को दी और डीएसपी ने रिपोर्ट लगाई सीधा एसएसपी को दी। एसएसपी अशोक कुमार इस रिपोर्ट को पढ़ रहे थे और पढ़ने के बाद उसको देख कर लग रहा था साफ साफ कि जैसे क्या इस महिला के दामन में सैकड़ों दाग हैं और इस दरोगा के दामन में और प्रधान के दामन में तो एक भी दाग नहीं है। ऐसा लग रहा था महिला झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। ये गांव के अच्छे भले लोगों को, प्रधान को, उसके साथियों को फंसाना चाहती है। जब ये वाली रिपोर्ट देखने के बाद डीएसपी को बुलाया जाता है। डीएसपी साहब आ जाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट डीएसपी की ही नहीं बल्कि एलआईयू की भी आनी थी। एलआईयू की जब रिपोर्ट आती है, एलआईयू की रिपोर्ट जब पढ़ते हैं तो उन्होंने बताया कि महिला ने तो कम बताया, इससे कहीं ज़्यादा भयानक उसके साथ वारदात हुई है। गांव के बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, वो अपनी आंखों से इस दृश्य को देख रहे थे। छतों से झांक झांक के जब चारों लोग उसके साथ बलात्कार कर रहे थे, रेप कर रहे थे। गांव के बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, दीवारों से झांक कर देख रहे थे। सबसे जब उन्होंने अपने लेवल से पता करने की कोशिश की तो महिला ने जो रिपोर्ट लिखवाई थी वो पूरी बात, अपना दर्द बयां भी नहीं कर पाई, जो उसके साथ हुआ था, जो उसके पति के साथ हुआ था, जो उसके ससुर के साथ हुआ था। उन्होंने उन्हें बहुत जमकर पीटा था, इस महिला को भी पीटा था। ये वाली बात तो बताई नहीं। एलआईयू की रिपोर्ट और डीएसपी की रिपोर्ट में ज़मीन आसमान का अंतर था। एलआईयू की रिपोर्ट कहती है कि महिला 100% सच नहीं, 1000% सच बोल रही है। डीएसपी कहता है कि महिला 100% झूठ बोल रही है। कप्तान साहब ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया ही था। डीएसपी साहब को जो फटकार लगाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे साथ साथ मैंने जांच एलआईयू से कराई है, सरासर झूठ है तुम्हारी रिपोर्ट के अंदर। ऐसा क्यों? कहते हैं कि सर, ये मैं भी जानता हूं कि दरोगा ने पाप किया है। अगर मैं ये बात सच लिख दूंगा तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस की बदनामी भी होगी।
इसलिए दरोगा को बचाने के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस की बदनामी को रोकने के लिए मैंने ये काम किया है। दरअसल डीएसपी साहब दरोगा से भर्ती हुए थे, प्रमोशन पाकर थानेदार बने, थानेदार से वो सीधा इंस्पेक्टर, उसके बाद डीएसपी बन जाते हैं, प्रमोशन पाते रहते हैं। प्रमोशन पाकर वो अपनी बुद्धि भी सही से काम नहीं कर पा रही थी, जैसा मन में आया वैसा रिपोर्ट बनाकर भेज देते हैं। कप्तान साहब को बहुत गुस्सा आता है और डांट फटकारने के बाद कहते हैं कि इसकी ईमानदारी से फिर से जांच करिए, जो जांच है असल, अगर तुमने जांच नहीं की तो फिर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। अब जो एलआईयू ने जांच की थी वही डीएसपी साहब ने खुद मौके पर जाकर जांच करते हैं और जांच करने के बाद वो रिपोर्ट पुलिस कप्तान के पास आती है और उस कप्तान साहब कहते हैं कि इस महिला का जो पति पिछले 44-45 दिन से जेल के अंदर बंद है, इस रिपोर्ट को जाकर लगाइए कोर्ट में। और कोर्ट में जब रिपोर्ट लगती है तो जज साहब उसके पति को वाइज्जत बरी कर देते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी ऐसा प्राप्त किया ही नहीं था। उसका पति जेल से छूट कर आता है, लेकिन जेल से जब छूट कर उसका पति आया था और ये सारे आरोप झूठे पाए जाते हैं, तो प्रधान की जो ज़मानत पर छूट कर आया था उसकी ज़मानत टूट जाती है, उसको जेल जाना पड़ता है और वो जेल चला जाता है। अब महिला और उसका पति दोनों यहाँ कप्तान साहब के पास आते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहते हैं कि आपने न केवल हमारी इज्जत बचाई, बल्कि तुमने न जाने कितने गांव की बहन बेटियों की इज्जत को भी बचाया। यदि इंसाफ ना मिला होता तो गांव की बहन बेटियों के साथ वो ऐसे ही करते रहते और कोई गरीब आदमी फिर आवाज़ उठाता ही नहीं। कप्तान साहब अलग अलग शहरों में चले जाते हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, एक के बाद एक बड़े से बड़े काम करते चले जाते हैं। और आज की तारीख में वो आईपीएस ऑफिसर अशोक कुमार उत्तराखंड के डीजीपी के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने एक किताब छपवाई थी, इस किताब का नाम होता है खाकी में इंसान, और उसका पहला पन्ना जो होता है लीक से अलग हटकर इंसाफ की एक डगर। ये कहानी का वो पन्ना है जो मैंने आपको सुनाने की कोशिश की है, और इधर उधर से भी मैंने कुछ तथ्य इकट्ठा करने की कोशिश किए थे। इस किताब को लिखा है लोकेश ओहिरी ने। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आज शब बारात है, आपको उसकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल होली का प्रोग्राम है, होली का त्यौहार है, होली के इस पर्व की भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही आज आकाश प्रधान है, इनका जन्मदिन है। बुलंदशहर के पिंटू कुमार हैं, निशा सिंह हैं, नईम चौधरी हैं, मुजफ्फरनगर की निकिता कुमारी हैं, नूर मोहम्मद बरेली से हैं। आज इन सभी का जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें कपिल कुमार है, मोहम्मद इमरान है, इखलाक खान है, जान मोहम्मद हैं, अर्पित यादव हैं, देवी सिंह सिसोदिया हैं, तुषार कुमार हैं, अंकित त्यागी, निरंजन कुमार, सुंदर पहलवान, मोहम्मद मासूम, संदीप कुमार, अवधराज यादव। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।